नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089753864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ से अपना अगला वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियोस अगर आपने प्लीज अब तक नहीं देखे हैं तो उसको कवर कर लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिले लाभान्वित होंगे। इनमें से उत्तर प्रदेश के कितने जिले इसमें शामिल हैं? ठीक है, तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है अभी रिसेंटली चर्चा में भी रहा था कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अप्रूवल दी थी फंडिंग के लिए इस प्रोजेक्ट को। जो हमारी यमुना की दोनों सहायक नदियां हैं केन और बेतवा, तो इसमें प्रोजेक्ट क्या है कि जो केन रिवर है उससे जो सरप्लस वाटर है उसको बेतवा रिवर में जो है ट्रांसफर किया जाए ताकि जो बुंदेलखंड रीजन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी हो सके, खेती वगैरह जो है वो सुचारू रूप से हो सकेगी। तो इसमें 13 जिले में जो यूपी के जिले हैं उनकी संख्या है 4। ठीक, ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जो है ये हमारे यूपी के जिले शामिल हैं। ठीक, अगला देखिए, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, इन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव जो इनिशिएटिव चल रहा है तो इसको मनाते हुए अपना वर्चुअल स्पेस म्यूजियम जो है जिसका नाम दिया गया है स्पार्क, ठीक, इसको लॉन्च किया अभी हाल ही में। तो बताना ये है कि इसरो की स्थापना जो है वो किस वर्ष में हुई थी। तो यहाँ पे पहले स्पार्क जो ये स्पेस म्यूजियम है ये 3D वर्चुअल म्यूजियम है, एक तरीके से लॉन्च किया गया है। जो इसरो के चीफ हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, ठीक है, उन्होंने इसको लॉन्च किया था अभी रिसेंटली। और एक जो है जितने भी स्पेस प्रोजेक्ट्स और तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ इसरो से संबंधित है उसको इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। और बात करें हम इसरो की स्थापना की तो ये 1969 जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई विक्रम साराभाई जी के द्वारा, और जो कि हमारा ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बैंगलोर में है, ये आपको पता ही होगा। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है ना, उसके अंडर में ये ऑपरेट करता है। नेक्स्ट है, पहली बार भारतीय वायुसेना और किस देश के बीच हवाई अभ्यास जिसका नाम दिया गया उदार शक्ति, ठीक है, इसको आयोजित किया गया। तो यहाँ पे ये जो है एयर एक्सरसाइज है एयरफोर्स की, इसको ध्यान रखेंगे, उदार शक्ति, जिसमें कि भारत और मलेशिया जो है ये शामिल है। तो ऑप्शन बी जो है इसको चुनेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जांच में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2022 के केंद्रीय गृह मंत्री पदक, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल जो है वो कितने पुलिस कर्मियों को प्रदान किए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल तो मिले हैं 151। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर इसमें बात करें उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों की तो टोटल जो है 10 पुलिस कर्मियों को ये मेडल जो है मिला है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम और यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। ठीक, तो अभी रिसेंट के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो है कुल कितने यूनिकॉर्न हैं। तो यूनिकॉर्न आपको पता होगा कि ऐसे प्राइवेट कंपनीज या कह लीजिए वेंचर कैपिटल कंपनीज जो हैं जिनकी टोटल वैल्यूएशन है $1 में 1 बिलियन, ठीक, उनको यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। तो अभी वर्तमान में हमारे पास टोटल जो अब हो गए हैं 105, ठीक, यूनिकॉर्न्स की संख्या। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पहले 2 स्थानों पे कौन सा देश है जरा कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने ईरान के उपग्रह जिसका नाम है खयाम, ठीक है, नाम देख लीजिए यहाँ पे, इसको अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया है। ठीक, तो रशिया का जो ये है लॉन्च व्हीकल सोयूज, ठीक, इसके द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है अभी रिसेंटली। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली ईरान का कहना है कि इसमें जो है हाई कह लीजिए रेजोल्यूशन कैमराज जो है फिट किए गए हैं जो कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करेगा और इसका पूरा कंट्रोल इनके अंडर में रहेगा। तो इस पर्पज से यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। और खयाम जो नाम दिया गया है तो एक ये साइंटिस्ट थे 11 से 12वीं जो सेंचुरी के बीच में ईरान से संबंधित, उनके नाम पे इसको रखा गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, तो अभी आपको याद होगा कि उत्तराखंड के ही ब्रांड एम्बेसडर चुने गए थे अक्षय कुमार। ठीक, अब यहाँ पे ऋषभ पंत को भी जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो सी ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे।
हाल ही में किस देश की वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट मरीना, इनका पूरा नाम है मरीना तबस्सुम, ठीक है, इनको लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली जो है पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी है ये। तो संबंधित है ये बांग्लादेश से। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आर्किटेक्ट जो मतलब आर्किटेक्चर के क्षेत्र में ये अवार्ड जो यंग आर्किटेक्ट वगैरह हैं उनकी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे ये दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे जो है साउथ एशिया रीजन से फर्स्ट महिला बनी है ये जिनको ये मिला है। अगला देखिए, हाल ही में लंदन में स्थित किस स्वतंत्रता सेनानी के मकान यानी कि घर को ब्लू प्लैग से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो देखिए ब्लू प्लैग बेसिकली जो है यहाँ पे लंदन में जो लोग रहे और जिन्होंने वहाँ पे काम किया एक तरीके से, उनको ये एज अ ऑनर दिया जाता है ब्लू प्लैग। ठीक है, तो दादा भाई नेहरूजी जो है ये लंदन में रहा करते थे और आपको याद होगा अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इलेक्टेड टू हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, जो एशिया रीजन से पहले व्यक्ति थे जो चुने गए थे। ठीक, और यहाँ पे ये जो है लंदन में जो है 1895 से 1904 तक ये यहाँ पे रहे भी थे। तो उसी हाउस को जो है एज कह लीजिए ऑनर के रूप में ऐसे व्यक्ति जो वहाँ पे लंदन में काम किए या रहे उनको दिया जाता है ब्लू प्लैग। तो दादा भाई नेहरूजी के घर को ये जो है अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल जिसका नाम है हार्पून, ठीक है, तो इसका ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया। ठीक है, तो थोड़ा टेक्निकल न्यूज है, तो इस तरह के इवेंट्स भी बेसिकली चर्चा में होते हैं। तो ये जो टेस्ट सेट जो है देने का फैसला किया है यूएस ने, है ना, एंटी शिप मिसाइल जो हार्पून है इसके लिए। तो ए ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम जो है इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय सोशल मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं। ठीक है, तो ये हैं साइकोलॉजिस्ट जो थे प्रोफेसर रामधर सिंह। ठीक है, इनको यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में जो है शामिल किया गया है। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत 17 पदकों के साथ जो है पदक तालिका में किस स्थान पर रहा, तो इंडिया जो है इसमें रहा 5वें स्थान पे। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17 में से इन्होंने जो है टोटल जीते 1 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज। ठीक, और ये 30 सदस्यीय इंडियन कंटिजेंट यहाँ पे गया था पार्टिसिपेट करने, जो 35वां एडिशन था। ये कहाँ पे हुआ था, तो मंगोलिया में, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब इसी सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने एकमात्र स्वर्ण पदक जो है वो जीता है, तो ये है रवि दहिया। इन्होंने 57 kg में जो है पार्टिसिपेट किया था। हाल ही में किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। ठीक है, तो दुनिया भर के जितने भी स्पोर्ट्स से संबंधित लोग हैं या स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में संबंधित हैं, तो उनके लिए ये एक जो है अवार्ड दिया जाता है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्समैन वाले में मिला है मैक्स ये वेरस्टैपेन को। ठीक है, बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें नाम भर ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देश या ये सब चीजें नहीं है। और इसमें जो स्पोर्ट्स वुमन मिला था वो एलन थॉमसन थे, उनको मिला है। ठीक है, तो दोनों नाम ध्यान रखेंगे। अब इसी लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की एक कैटेगरी होती है, तो 2022 का सम्मान इसको मिला है यहाँ पे ये टॉम ब्रैडी को। ठीक, और एक चीज और यहाँ पे फैक्ट है इसमें कि जो लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर है, इसका सर्वाधिक अवार्ड जो है ये टेनिस के खिलाड़ी जो है रॉजर फेडरर, उनको मिला है। अप्रैल 2022 को संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम UNEP जो है, तो इन्होंने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है, तो ये हैं सर डेविड एटनबरो, है ना, इनको दिया गया। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र, तो ये जैसे अलग अलग आपने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे स्टेटमेंट सुने होंगे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे, पॉलिटिशियंस रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लागू किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो उसको यहाँ पे बोला था कि इट वॉज अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जापान का सबसे छोटा द्वीप है। ठीक है, तो जापान भी देखते हैं आप कि मोस्टली जो है यहाँ पे आइलैंड से मिल करके एक देश बना हुआ है। तो जो मेन यहाँ के 4 आइलैंड्स हैं उसमें सबसे छोटा है ये शिकोकू।
अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो यहाँ पे 16 महाजनपदों के बारे में भी आप पढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे आगे कि यह ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है, तो ये संबंधित था बुद्धिज्म से। ठीक है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों के बारे में आप पढ़ते हैं। तो उसी क्रम में 23वें जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ हैं, इनके पिता अश्वसेन जो हैं ये कहाँ के राजा थे? ठीक है, तो ये थे काशी के। अगला देखिए, मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता था? ठीक है, तो एक टाइप की स्क्रिप्ट है जो कि यूज होती थी ये मराठास के टाइम पीरियड में। अगला है कि जनजाति लोगों के संबंध में पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग इनमें से किसने किया था? ठीक है, तो आदिवासी जो कि एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है कि काफी टाइम से जो रह रहा है ना, आदिकाल से। तो इंडिया और बांग्लादेश में जैसे ये मोस्टली वर्ड यूज होता है आदिवासी, तो यहाँ पे हमारे जितने भी ट्राइबल भाई बहन हैं इनके संबंध में इसको सबसे फर्स्ट टाइम यूज किया था। इनका नाम था ठक्कर बप्पा। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास जो है स्थापित किए थे? ठीक है, तो आपको याद होगा कि जो है, एक मिनट, जो टीपू सुल्तान था, ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे ये जैकोबिन क्लब का मेंबर भी बना था। ठीक है, बाद में जैकोबिन क्लब ऑफ मैसूर वगैरह भी सेटअप हुआ था यहाँ पे फ्रेंच के द्वारा टीपू सुल्तान की हेल्प से। ठीक, तो इसके कनेक्शन जो है काफी रहे थे। तो इसके द्वारा ही जो है टीपू सुल्तान के द्वारा जो ये एम्बेसीज हैं इनको स्टैब्लिश किया गया ऑन द मॉडर्न लाइंस। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। थोड़ा डिटेल में भी इसको जो है हिस्ट्री के पार्ट में पढ़ लीजिएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग, ठीक है, ये पूरा पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखा है ये रॉजर फेलिगोट, ये फ्रेंच जर्नलिस्ट हैं, इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला देखिए, 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी इनमें से कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो अकाउंटेंट्स जो होते हैं इनका एक जो है कह लीजिए ग्लोबल समिट है जो कि ऑर्गेनाइज होने जा रहा है मुंबई में, है ना, इंडिया। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मुंबई में बना है ये जो है जियो ग्लोबल सेंटर करके है कन्वेंशन सेंटर, वहां पे इसको आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक लहराते राष्ट्रीय ध्वज की सबसे बड़ी मानव छवि के लिए एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? ठीक है, तो ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये संबंधित है चंडीगढ़ से। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली हुआ क्या इसमें कि चंडीगढ़ का जो सेक्टर 16 है, तो यहाँ पे एक क्रिकेट स्टेडियम में जो है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं, तो लगभग 75-100 स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर के एक ह्यूमन चेन बनाया उन्होंने, इंडियन जो नेशनल फ्लैग है उसको रिप्रेजेंट करते हुए। तो उसी की बात हो रही थी। तो ये एक अपने आप में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, तो ध्यान रखना है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि को मंजूरी दी है? ठीक है, तो ये बेसिकली जो है फिल्म और इन सब तरीकों के जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो कह लीजिए कलाएं हैं, तो उसको बूस्ट देने के लिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो ये ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी है, इसको अभी अप्रूवल दिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, जिसके द्वारा जो है दोनों देशों के बीच में जो विजुअल फॉर्मेट में कह लीजिए फिल्म्स वगैरह हैं, इन सबको जो है बढ़ावा मिलेगा। दोनों का जो ज्वाइंट रूप से चीज़ें डेवलप की जाएंगी। तो डी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा। इसमें ऑप्शन डी यहाँ पे देखिए, किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा, ठीक है, इसका देख लीजिएगा, ये जो है एक तरीके की इंश्योरेंस स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया है यहाँ पे तेलंगाना में। ठीक है, जो वीवर्स हैं यानी बुनकर, उनके लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक विधायक एक पेंशन कानून को मंजूरी दे दी गई है? ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे कोई भी मेंबर चाहे एक दिन के लिए एमएलए बन गया, ठीक है, या फिर वो जितने टर्म के लिए मान लीजिए एमएलए बनता जा रहा है, तो अभी तक वो हर टर्म की जो है पेंशन उसको मिलती थी। ठीक, तो इसको यहाँ पे अबॉलिश करके इस सिस्टम को 1 एमएलए 1 पेंशन लागू किया गया है। पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार अभी आई है भगवंत मान के अंडर, उन्होंने इसको जो है इंप्लीमेंट किया है कि चाहे जितनी बार आप पहले रहे हो या अब आपको सिर्फ एक ही पेंशन जो है वो दी जाएगी। अगला देखिए, UNCTAD यानी अंकटाड की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक, तो इनकी एक रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2021 में डिजिटल करेंसी रखने के मामले में
दुनिया के शीर्ष जो 20 देश हैं उनमें भारत जो है किस स्थान पर रहा। ठीक, तो डिजिटल करेंसी यानी कि जो क्रिप्टो करेंसीज हो गए, बिटकॉइंस हो गए, है ना, इस तरीके के जो जितने भी आजकल डिजिटल ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, तो यहाँ पे इसके होल्डिंग के मामले में सबसे जो है हम 20 देशों में 7वें नंबर पे हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। इसमें टॉप पे कौन है जरा ये कमेंट करिएगा। तो इस रैंकिंग में कौन सा देश है जिसपे सबसे ज्यादा डिजिटल करेंसीज होल्डिंग है। 29 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 के मध्य टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट, ठीक है, कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो चेस का ये टूर्नामेंट आयोजित होगा वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, ऑप्शन डी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगस्त मलाई में राज्य के 5वें हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु स्टेट का जो है 5वां एलिफेंट रिजर्व हो जाएगा अगस्त मलाई में, जो डी ऑप्शन है इसको चूज करेंगे। ठीक है, इसमें जो है ये अगर ओवरऑल देखें तो 32वां एलिफेंट रिजर्व होगा भारत का। ठीक, और तमिलनाडु स्टेट का जो है 5वां एलिफेंट रिजर्व हो जाएगा। और इसके लिए जो एरिया डिजिग्नेट किया गया है वो अराउंड जो है 1197 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है यहाँ पे इसके अंतर्गत ये 5वां जो एलिफेंट रिजर्व है इसको बनाया जाएगा। ठीक, और अभी इसे जो रिसेंटली हमने वो ऑब्जर्व किया है ना, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को, ठीक, तो उसी दिन इसकी घोषणा की गई है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2022 का जो है किस दिन मनाया गया। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के जो है प्रमोशन और कंजर्वेशन के लिए संस्कृत डे ऑब्जर्व किया जाता है, जो है प्रतिवर्ष जो सावन महीने की पूर्णिमा होती है उस दिन इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, तो अभी जो है 2022 में ये ऑब्जर्व किया गया है 12 अगस्त को। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 2021 में जो है इसको ऑब्जर्व किया गया था 22 अगस्त को। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कि जो सावन की पूर्णिमा होती है ठीक उस दिन मनाते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने वुमेन आईपीएल का पहला संस्करण कब से आयोजित करने की घोषणा जो है वो की है। ठीक, तो मेंस का जो वर्जन आप देखते हैं आईपीएल का वो शुरू हुआ किस वर्ष में, 2008 में। ठीक, जो है, और अभी यहाँ पे वुमेन्स के लिए जो हमारी वुमेन टीम है उसके लिए आईपीएल का आयोजन किया जाएगा इसमें जो है मार्च 2023 से। ठीक, 13 अगस्त को किस राज्य में देशभक्त दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पैट्रियट्स डे जो है 13 अगस्त को मनाते हैं मणिपुर में। ठीक, 13 अगस्त जो है 1891 में, हाँ ठीक है, 1891 में यहाँ के जो है राजकुमार थे, उनका नाम था, मणिपुर के राजकुमार थे टिकेंद्रजीत और एक जनरल थे थांगल। तो इनको अंग्रेजों के द्वारा जो है फांसी दे दी गई थी। तो उसी के बाद से जो है इस दिन को 13 अगस्त को जो है देशभक्त के दिवस के रूप में मनाया जाता है यहाँ पे। हाल ही में भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि यानी जो वेटलैंड्स हैं इनको शामिल किया गया है। तो इसके साथ अब भारत की कुल जो साइट्स हैं रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं, तो अब हो गई हैं 75। 11 की जो लिस्ट है हमारे टेलीग्राम में होगा, वहां से देख लीजिएगा। आधुनिक ब्रज मंडल का क्षेत्र जो है निम्न में से किस महाजनपद के अंतर्गत आता है। ठीक, तो 16 महाजनपद के संबंध में अभी हमने ऊपर भी क्वेश्चन देखा था और इनके बारे में आप पढ़ते ही हैं। ठीक, तो ये जो ब्रज का क्षेत्र है ये इसमें आता था जो है शूरसेन में। पत्तडकल में स्थित स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो आप देखते हैं पत्तडकल कर्नाटक में, ये चालुक्य राजाओं के द्वारा जो है 7 से 8वीं सेंचुरी के जो टाइम पीरियड है उसमें बनवाया गया। ठीक है, और ये यहाँ पे देखेंगे तो आप जो है ये लगभग 9 हिंदू टेम्पल्स हैं, जैन सैंक्चुरीज हैं। ठीक है, ये सब का पूरा एक ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट आपको देखने को यहाँ मिलता है। ये एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। 1987 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। अगला है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम को लगाने वाला देश का पहला शहर इनमें से कौन सा बन गया है। ठीक है, तो जितने भी सीवर सिस्टम्स हैं, जैसे कि अभी तक आपने देखा होगा कि मैनुअली उसको सफाई किया जाता था या फिर कुछ और छोटे मोटे मशीनाइजेशन से उसको क्लीन करते थे, तो जो वैक्यूम सिस्टम होता है जिसमें पूरा ऐसे वो सक कर लेता है, आपने सिस्टम देखा होगा क्लीनिंग का, तो इस तरीके का सिस्टम से जो है यहाँ पे लगाया गया है आगरा में। ठीक, तो ये पहला शहर बन गया है भारत का। अटल सुरंग जो है इनॉग्रेट की गई थी लास्ट ईयर, तो काफ़ी चर्चा में थी। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है BRO, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो अभी हाल ही में जो है
भारतीय भवन कांग्रेस यानी कि जो इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस एक संस्था है, इनकी ओर से सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का पुरस्कार अटल सुरंग को जो है बनाने के लिए मिला है बीआरओ को। तो इस टनल की कुल लंबाई कितनी है तो आपको पता ही होगा 9.02 किलोमीटर्स। अप्रैल 2022 को चारुदत्त मिश्रा को किस जीव के संरक्षण के लिए लंदन में विटली फंड फॉर नेचर का जो विटली गोल्ड अवार्ड है इसको प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे जो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के क्षेत्र में ये दिया जाता है। तो ये मिला है चारुदत्त मिश्रा जी को हिम तेंदुआ यानी कि जो स्नो लेपर्ड होते हैं इनके कंजर्वेशन के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये किस राज्य से संबंधित है जरा ये कॉमेंट करके बताइए। तो भारत की एक स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली जिसका नाम है गगन, इसका उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कौन सी बन गई है, ठीक है। तो ये इसको यूज किया है इंडिगो ने, है इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गगन सिस्टम को जो है किस संस्थान के द्वारा डेवलप किया गया है जरा ये बताइए। तो नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग वेटरिनरी रेजिलियंस, ठीक है, ये थीम है। तो इस थीम के साथ विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2022 का किस दिन मनाया गया, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया गया था 30 अप्रैल को, ठीक है, पशुओं के संरक्षण के रूप में। अगला देखिए, अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा बन गया है, ठीक है। तो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिस्टम डेवलप किया गया है अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जैसे फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन के बिना ही डिजिटल माध्यम में कस्टमर्स के जो डिजिटल डेटा है उसको एक्वायर किया जाता है किसी बैंक या जो भी एनबीएफसी इस इकोसिस्टम पे वर्क कर रहा है। उसको एक्वायर करने के बाद जो डिजिटल कह लीजिए क्रेडिट है या और भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं कस्टमर को प्रोवाइड की जाए इजीली, ठीक है। तो डिजिटल इनिशिएटिव के क्षेत्र में इसको सिस्टम को डेवलप किया गया है और इसमें पहला जो बैंक पब्लिक सेक्टर का जो है इस अकाउंट मतलब सिस्टम पे लाइव हुआ वो था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन जो है किसका है। तो भारतीय संविधान जो है अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यानी कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स गुड बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, ये कई बार वैसे एग्जाम्स में पूछा भी गया है, केसी वियर, ठीक है। इनका स्टेटमेंट है ऑप्शन डी। नीचे दिए गए जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण का जो अनुक्रम है वो कौन सा सही है, ठीक है, क्या क्रम होगा। तो अभी आपको ऊपर हमने देखा था एक जापान के इन्हीं आइलैंड्स के संबंध में क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसको मैप में भी एक बार देख लीजिएगा, ये कई बार वैसे यूपीपीएससी में पूछा भी गया है, आगे भी आ सकता है। तो सबसे जो है नॉर्थ से साउथ अगर हम देखें तो नॉर्थ में है ये होक्काइडो पहले आ जाएगा, फिर आएगा होन्शु यानी 3, फिर शिकोकू और फिर क्यूशु, ठीक। तो 1, 3, 2, 4 वाला बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाल ही में द फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स वुमेन हु लेड इंडिया थ्रू द पैंडेमिक, ठीक है। तो ये पुस्तक का टाइटल है, इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, ठीक है, यानी कि पब्लिशर कौन है। तो इसमें ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और ये रिलायंस फाउंडेशन, ठीक है। ये ऑप्शन सी यहाँ से हम इसको चूज करेंगे। जो रायसीना डायलॉग अभी जो 2022 का हुआ है उसमें इस पुस्तक को जो है लॉन्च किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 की सूची में भारत में केंद्र और राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त सरकारी विश्वविद्यालयों में से किस विश्वविद्यालय को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो सेंट्रल और स्टेट फंडिंग वाले यूनिवर्सिटीज के मामले में जो पहला रैंक मिला है ये इस रैंकिंग में ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस पूरी रैंकिंग में जो हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग है इसमें पूरे टॉप 300 इंस्टीट्यूट्स में भारत के 8 इंस्टीट्यूट हैं, ठीक। कैलकाटा इसमें जो इंडिया वाले में पहले स्थान पे है और इसमें एक और कैटेगरी थी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, सब कैटेगरी जो है। तो उसमें यहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है ये इसको 14वां स्थान मिला था, ठीक। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हमने आज के पूरे 50 प्रश्न देखे, सबको अच्छे से दोबारा अगर देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।